एक फार्मर जो गेहूं उगाता है, मस्टर्ड ग्रो करता है, या कहें मेज, कॉटन और धान की खेती करता है, जनरली हम मान के चलते हैं कि 1 एकड़ से किसान 40,000 से लेकर 45,000 तक का मुनाफा करता है। अगर मैं आपसे कहूं वही किसान अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, टेक्नोलॉजी को समझे और वेजिटेबल प्रोडक्शन की शुरुआत करे तो हमारा प्रॉफिट, हमारी इनकम 10 टाइम्स तक ग्रो कर सकती है। इसी चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए आज से करीब 1 साल पहले हम लोगों ने कुकुम्बर प्लांटेशन की थी, क्योंकि खीरे की खेती के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जनरली किसान 700 क्विंटल से लेकर 800 क्विंटल तक प्रोडक्शन 1 एकड़ से निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। इस दौरान हमसे कई प्रकार की गलतियां भी रही और बहुत सारी लर्निंग हमें सीखने को मिली। वो सारी लर्निंग, वो सारा एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो किसान साल 2025 के अंदर कुकुम्बर प्लानिंग कर रहा है वो ये गलतियां ना दोहराए और एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन निकाल सके। माई सेल्फ योगी रौनक एंड वेलकम टू आवर शो। तो किसान साथियों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का अर्थ होता है किसी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर जब आप फसलों को ग्रो करते हैं, चाहे वो नेट हाउस हो, पॉली हाउस हो या हाइड्रोपोनिक्स के अंदर खेती करने की बात हो। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के कई प्रकार के फायदे हैं, जैसे कि आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से अपनी फसलों को बचा सकते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिसीज और पेस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के कारण प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, नेट हाउस के अंदर हमारी प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है और हमारी क्वालिटी, एक अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी तैयार होती है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, वैरायटी सिलेक्शन। वैरायटी सिलेक्शन में बहुत सारे किसानों का डाउट रहता है कि वो किस प्रकार वैरायटी का चुनाव करें। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, आप एक बार अपने एरिया का सर्वे करें कि कौन सी वैरायटी ज्यादातर किसान लगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी आपकी मिट्टी को सूट करती है। लेकिन फिर भी अगर किसानों का डाउट है और वो कंफ्यूज है वैरायटी को लेकर, तो आप उन वैरायटियों के साथ जा सकते हैं जो ऑलरेडी किसानों के द्वारा टेस्टेड वैरायटीज है। जैसे कि रिजवान सीड्स की एक वैरायटी है, मल्टी स्टार वैरायटी, जो एक बड़े स्तर पर लगाई जाती है, जो एक अच्छी प्रोडक्शन देती है। खासकर जब गर्मी के अंदर मई जून के महीने में जब दूसरी वैरायटीज परफॉर्म करना बंद कर देती है, मल्टी स्टार उस वक्त भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अच्छी प्रोडक्शन देती है। तो आप ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें। हाँ, ये वैरायटी थोड़ी सी कॉस्टली है। अगर इसके एक पैकेट की कीमत की बात की जाए तो समथिंग 8,000 से 8,500 तक उसकी कीमत है। और 1 एकड़ नेट हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर जनरली 8,500 से 10,000 बीज लगते हैं। तो इसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 80,000 से 85,000 तक इसकी कॉस्ट जाएगी। लेकिन इसके अंदर सब्सिडी इंक्लूड है। जब किसान प्योर तैयार करवाता है तो 50% सब्सिडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसानों को दी जाती है। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, लैंड प्रिपरेशन यानी खेत की तैयारी। अब ये भी कुकुम्बर फार्मिंग के अंदर एक प्रमुख भाग है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि किसान ऑलरेडी जानते हैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में। अच्छे ढंग से जुताई करें, खेत के अंदर 2 बार रोटावेटर करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो, और फिर उसके अंदर बेड बनाने होते हैं। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप खेत की तैयारी के समय ये जरूर ध्यान दें कि मिट्टी में नमी ना हो। अगर बेड बनाते समय मिट्टी में नमी होगी तो हमारे बेड सही ढंग से नहीं बनेंगे, मिट्टी के अंदर ढेले बनेंगे, बेड लेवल नहीं होंगे, जो कि बाद में कई प्रकार की समस्या का रूप ले लेगा। तो आप केवल नमी का ध्यान रखें, सही से जुताई करें, मिट्टी भुरभुरी हो और उसमें लेवल बेड बनाएं। अब एक बार हमारा खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद का जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बेसल डोज। बेसल डोज कुकुम्बर फार्मिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कुकुम्बर फार्मिंग एक हाई पोटेंशियल क्रॉप है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है, 700 से 800 क्विंटल ये प्रोडक्शन देती है। तो किसान को यह समझना होगा कि इतनी प्रोडक्शन लेने के लिए हमारी मिट्टी में सभी पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में होना जरूरी है, जिसके लिए आप बेसल डोज सही ढंग से डाल लें। बेसल डोज के हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे। पहले कॉम्बिनेशन के अंदर हमने डाला
पॉलीसल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट। तीनों सल्फेट ग्रेड के फर्टिलाइजर हमने लिए। पॉलीसल्फेट ICL कंपनी का आता है, आप इसके 2 बैग डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट के आप 2 बैग और आयरन सल्फेट के आप 2 बैग डालें। इससे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी और सभी सल्फेट फर्टिलाइजर आपको उपलब्ध हो। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया था। आप 100 किलो FYM ले, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, सड़ी गली खाद। उसके अंदर आप 2 लीटर ट्राइकोडर्मा, 2 लीटर बायोनिमटोन और 1 लीटर सुडोमोनास का, जीवाणु आते हैं ये टी स्टेन्स कंपनी के ही आप ले, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की फील्ड में एक अच्छी कंपनी है। आप इन फर्टिलाइजर्स को 24 घंटे तक भिगो के रखें और बाद में आप इसको खेत में प्रयोग करें। तीसरे कॉम्बिनेशन के अंदर हम 1 बैग DAP, 2 बैग सिंगल सुपर और 35 kg पोटास लेंगे। पोटास आप म्यूरेट ऑफ पोटास लें 60% वाला, जो कि लाल कलर में आता है। ये 3 कॉम्बिनेशन बेसल डोज के लिए हमने बनाए थे। अब इसको देने की विधि क्या है और इसके 3 कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जनरली सारे फर्टिलाइजर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किए जा सकते। अगर हम उनको मिक्स कर देंगे तो एक प्रकार का साल्ट, नमक बनकर तैयार होगा। इसीलिए हमने जो फर्टिलाइजर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं उनके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में बांट दिए। अब इन तीनों फर्टिलाइजर को मिट्टी के अंदर भी अलग अलग लेयर्स के अंदर डालना होता है। अगर ये सारे फर्टिलाइजर हम एक लेयर के अंदर डाल देंगे तो भी ये सही तरीका नहीं होगा। इसको अलग अलग लेयर्स में डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले, पॉलीसल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट खेत में डाल दें और खेत को रोटावेटर कर दें एक डायरेक्शन में। रोटावेटर करने के बाद आप दूसरी कॉम्बिनेशन को डालें जो बायो फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन था ऊपर से, और खेत को दोबारा से रोटावेट कर दें, इस बार दूसरी डायरेक्शन में। इससे होगा क्या, दोनों फर्टिलाइजर अलग अलग लेयर्स के अंदर चले गए और जो तीसरी कॉम्बिनेशन बची जिसके अंदर हमने DAP, पोटास और सिंगल सुपर लिया था, वो आखिरी डोज में डाल देंगे और फिर हमारे खेत के अंदर बेड बना देंगे। इससे हमारे तीनों फर्टिलाइजर मिट्टी की अलग अलग लेयर में चले गए और उनका आपस में रिएक्शन भी नहीं हुआ और पौधों को लंबे समय तक ये उपलब्ध होंगे। अब हमारा खेत तैयार है बैटिंग करने के लिए, कह सकते हैं आप। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्रिप सिस्टम के ऊपर। नेट हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर पानी देने के लिए हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अंदर आप एक चीज का ध्यान रखिए, आप मल्चिंग शीट्स को बिछाने से पहले एक बार पूरे खेत के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए ड्रिप को चला के छोड़ दें और सारे एमीटर्स को, सारे छोरों को एक बार चेक करें कि हर एक छोर से पानी आ रहा है कि नहीं। कई बार हमारे जो एमीटर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसका किसान स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते और मल्चिंग शीट्स बिछा देते हैं। फिर बाद में जब फसल लगाने का टाइम आता है तो हमारे बीज तक नमी नहीं पहुंचती है, तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, जो पौधे होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, उन पे खीरे नहीं लगते हैं। तो ये गलतियां ना हो, एक बार 10 से 15 मिनट आप सारे ड्रिप सिस्टम को, सारे एमीटर्स को अच्छे से चेक करें कि वहां कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, और जहां भी आपको ब्लॉकेज दिखाई दे आप एक बार वहां कट लगा दे और जॉइनर के साथ एक नया टुकड़ा जोड़ दे। ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट। अब आते हैं मल्चिंग शीट्स के ऊपर। मल्चिंग कुछ किसान लगाते हैं, कुछ किसान नहीं लगाते हैं। मल्चिंग शीट्स के कई प्रकार के फायदे हैं। हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चर को लंबे समय तक पकड़ के रख सकते हैं, बार बार हमें पानी नहीं देना पड़ता। दूसरा, अगर आपके एरिया के अंदर सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी सीडलिंग्स नमक के कारण मर जाती हैं, तो आप एक बार मल्चिंग शीट्स का प्रयोग जरूर करें ताकि जो नमक है वो सतह पर ना आए और आपकी सीडलिंग्स बच जाए। मल्चिंग शीट्स जनरली आप 18 माइक्रोन की ही प्रेफर करें। कुछ मल्चिंग शीट्स बिना होल्स के आते हैं और कुछ होल्स के साथ आती हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है, आप स्पेसिंग का जरूर ध्यान रखें। मल्चिंग शीट आप 18 बाय 12 इंच की ही लें, जिसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 18 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच हो, तभी जाकर जो आपके 1 एकड़ के अंदर 8,500 से 10,000 पौधे लगेंगे। अब अगला सवाल है ट्रांसप्लांटेशन एंड सीड सोइंग। कुछ किसान बीज लगाना पसंद करते हैं और कुछ पौध तैयार करवाकर वो लगाते हैं। दोनों ही ठीक अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप पौध लगाना चाहते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब आपकी पौध तैयार होकर आपके खेत तक पहुंचती है
कम से कम 1 से 2 दिन आप उसको खेत के एटमॉस्फेयर में रखने के लिए छोड़ दें, ताकि वो पौध आपके मौसम के अनुसार ढल सके। और लगाते टाइम आप ध्यान रखिए कि जो उसकी रूट डेप्थ होती है, जहां तक उसका कोकोपिट होता है, उतनी ही गहराई पर वो पौध लगाई जाए। कई बार किसान उसको ज्यादा गहराई पे लगा देता है, जिसकी मिट्टी तने पर लग जाती है, और जैसे ही मिट्टी तने पे लगेगी, नाजुक पौध के अंदर फंगस के सिम्टम आ जाते हैं, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो केवल आप रूट डेप्थ की गहराई पे उसको लगाएं और लगाने के बाद आप पानी दे दें। दूसरे, जो किसान सीड से सोइंग करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? जनरली इसके अंदर आधा पोरवा बोला जाता है कि गहराई पर आप बीज लगाएं, ना खड़ा करें ना उल्टा करें, आप उसको लेटा के रख दे, अड़के हाथ से मिट्टी रख दे, और फिर उसके अंदर आप पूरे खेत में पानी दे दें। ये प्रोसेस होता है सीड सोइंग का। इसमें कई बार किसान गलती कर बैठते हैं कि वो पानी देने के समय थोड़ा सा कम पानी देते हैं। जैसे पिछली बार हमारे से जो गलती हुई, हमने पानी दिया, केवल 80% होल्स तक नमी पहुंची थी, और हमने पानी बंद कर दिया कि 20% होल में नमी पहुंच जाएगी। लेकिन वो 20% होल अगले दिन भी सूखे रहे। फिर हम पानी दोबारा नहीं दे सके, क्योंकि जो पहले वाला बीज था उसमें ज्यादा नमी हो जाती। तो फिर हमने क्या किया, हमने ऊपर से पानी डाल दिया। अब ऊपर से पानी डालने का क्या नुकसान है? जब किसान ऊपर से पानी डालता है तो मिट्टी के अंदर पपड़ी बन जाती है, वो बीज जितने थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए। तो हमने क्या करना पड़ा कि हम उसके अंदर फिर रोज पानी डालना पड़ा, जब तक वो बीज अंकुरित नहीं हो गए। हफ्ते से 10 दिन तक का ये प्रोसेस था। हम रोज चेक करते, जहां जहां ये प्रॉब्लम थी हमें पानी डालना पड़ा। तो आप ये गलती ना करें, जब भी बीज लगाएं, एक बार कंप्लीट 100% होल के अंदर जब तक नमी ना पहुंच जाए, आप पानी को चलाए रखें, पूरा बेड गिला कर दे, ताकि 15 दिनों तक आपको पानी की फिर सोचना ना पड़े। अगर आप इस स्टेज से मिस हो गए, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब हमारा बीज लग जाता है, हमारी पौध लग जाती है, उसके बाद की जो प्रोसेस है उसे ड्रेंचिंग कहा जाता है। ड्रेंचिंग क्या है? ड्रेंचिंग का मतलब होता है पानी, दवाई या खाद, इनमें से कोई भी चीज सीधी पौधों के जड़ों में डालना। ना हमने खुला पानी देना है, ना ड्रिप सिस्टम से पानी देना है। हमने डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर जब हम सीधा पानी, दवाई देते हैं, उसको ड्रेंचिंग कहा जाता है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हमारी 2 से 3 लीफ स्टेज पर सीडलिंग्स होती है, जब हम उसके अंदर ड्रिप सिस्टम चला देते हैं, तो पूरे बेड के अंदर नमी हो जाती है, और ज्यादा नमी के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए केवल जितनी नमी जरूरी है उतने पानी के अंदर हम दवाई मिक्स करते हैं और हमारी सीडलिंग्स में डाल देते हैं। अब खीरे के अंदर स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डैम्पिंग ऑफ की, जिसके लिए एक ड्रेंचिंग करनी जरूरी होती है। उसके लिए आप बायर कंपनी की एलियट दवाई आती है, जिसको 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। आप 200 लीटर का ड्राम ले, 500 ग्राम उसके अंदर एलियट मिलाएं, और डिस्पोजेबल ग्लास के साथ हर एक पौधे के अंदर 40 से 50 ml आप पानी का वो मिक्सचर डाल दें। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये कार्रवाई कब करनी है आपको? हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर। जब भी आपको 1 से 2 सीडलिंग के अंदर भी डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम नजर आए, सीडलिंग कमजोर नजर आए, तने के ऊपर भूरा भूरा धब्बा नजर आए, तो आप इस घोल को डाल दें। अगले ही दिन आपका खेत स्वस्थ होगा, आपकी सीडलिंग्स में वापस से जान आ जाएगी। ये हुई पहली ड्रेंचिंग। दूसरी ड्रेंचिंग करें आप करीब 15 दिनों पर, जब आपकी फसल 4 से 5 लीफ स्टेज पर होगी। उसके अंदर आप ह्यूमिक एसिड लें 750 ml, 100 ग्राम आप माइक्रोराइजा लें, और 2 किलो आप 1261 ले सकते हैं। इस पूरे घोल को आप 200 लीटर ड्राम में डाल लें, और उसी प्रोसेस से आप ड्रेंचिंग करें। इससे फसल विकास करेगी, जड़ों की वृद्धि होगी, और पौधे ग्रोथ पे स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार जब हमारा बीज लग जाता है, पौध लग जाती है, बीज चलने लग जाता है, तब किसान के मन में सवाल आते हैं कि फर्टिलाइजर कौन से डालें, कौन सी कंपनी के डालें, कहां से परचेज करने। ये कुछ सवाल किसान के मन में आते हैं। तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि खीरे की फसल के अंदर शुरुआत के 20 से 25 दिन किसान का चैलेंज होता है कि बस पौधों को मरने से बचाना है, वनस्पतिक विकास करवाना है, और बीमारियों से बचा के रखना है।
एक बार 20 से 25 दिन तक आपके पौधे बच गए, उसके बाद मरने का चांस बहुत कम रह जाता है। और 25 दिन के बाद हमारा फर्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्टिगेशन के बाद जो फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं वो एक प्रॉपर शेड्यूल के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद आप वो शेड्यूल ब्रेक नहीं कर सकते। एक बार जो टाइम, जो समय आपने निर्धारित कर दिया, उसी हिसाब से आपने खाद और पानी देना होगा। तो उसके लिए खीरे के अंदर कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर ग्रेड यूज होते हैं जो किसान को खरीदने पड़ते हैं। अगर एनपीके की बात करूं तो 19-19-19, 13-0-45, 00-50, ये 3 फर्टिलाइजर ग्रेड किसान को कंप्लीट द क्रॉप यूज करने होंगे। दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी किसान को डालने होंगे। और चौथा है बोरोन। ये फर्टिलाइजर किसान को स्टार्टिंग में ही खरीद लेने चाहिए। अब किसान कुछ गलती करते हैं कि 1 किलो की पैकिंग ले आते हैं, कुछ 2 किलो की पैकिंग ले लेते हैं। आप ऐसा ना करें। जब आप छोटी पैकिंग लेते हैं तो आप किसान को कॉस्ट बढ़ती है। जब ये फर्टिलाइजर थ्रू आउट द क्रॉप हमने यूज करने हैं तो क्यों ना इसका एक बड़ा पैकेट ही हम स्टार्टिंग में ले लें। तो आप 25 किलो के बैग आते हैं इनके, 19-19 का, 13-0-45 का, 00-50 का, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आप इन सब के 25 किलो के बैग स्टार्टिंग में ही ले लें। हाँ, आप अपने हिसाब से बाद में उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। आप जो एयर टाइट पॉलिथीन आती है, आप 2-2 किलो के हिसाब से उनका वजन कर करके बाद में पैक करके रख सकते हैं, ताकि फर्टिगेशन के टाइम पे आपको आसानी हो। पर एक बार आप कंप्लीट बैग परचेज कर लें। इसकी रेट्स की मैं एक लिस्ट दिखा देता हूं आपको। मैं केवल उन कंपनीज के रेट बता रहा हूं जो अच्छी है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के केस में। 19-19 का रेट आता है 3300 रुपए 25 किलो का बैग। 13-0-45 का अगर आप बैग लेंगे तो करीब 3700 रुपए इसकी कीमत रहेगी। और 00-50 आता है 2600 रुपए 25 किलो का बैग। ये तीनों ग्रेड आप ICL कंपनी के ही लें। अच्छी कंपनी है, हम किसी की ऐड नहीं कर रहे हैं। जनरली जो शेड्यूल हमने यूज किया था वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का रेट है 1700 से 1700 रुपए का करीब, ये 25 किलो का बैग रहेगा। ये भी आप ICL का लें। मैग्नीशियम सल्फेट का है 1000 रुपए का रेट है 25 किलो का, ये थोड़ा सा सस्ता रहता है। एरीज कंपनी का हमने यूज किया था। मैग्नीशियम सल्फेट आप एरीज कंपनी का लें क्योंकि उसकी क्वालिटी बाकी कंपनी से अच्छी रहती है। दूसरा, आप बोरोन 1 kg स्टार्टिंग में परचेज कर सकते हैं। बोरोन ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 400 रुपए के समथिंग 1 किलो मिल जाएगा। तो ये फर्टिलाइजर किसान को स्टार्टिंग में खरीदने होते हैं। फर्टिलाइजर्स तो हमने खरीद लिए, लेकिन कौन से फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स होके चलेंगे, उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजर कंपैटिबिलिटी। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, किसान को बस इतना समझ लेना चाहिए कि ये फर्टिलाइजर जोड़ों में चलते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। 19-19 अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप 12-61-0 के साथ चला सकते हैं और किसी फर्टिलाइजर के साथ आप मिक्स ना करें। 13-0-45 अगर आप चलाना चाहते हैं तो 13-0-45 कैल्शियम और बोरोन, ये कॉम्बिनेशन है, इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। ये तीनों हमेशा एक साथ मिलकर चलते हैं। आप अकेले अकेले चलाना चाहे तो चला सकते हैं, पर किसी दूसरे फर्टिलाइजर ग्रेड के साथ आप मिक्स ना करें। 00-50 हमेशा मैग्नीशियम के साथ चलेगा क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में है और 00-50 भी पोटेशियम सल्फेट होता है। तो ये 3 फर्टिलाइजर ग्रेड है। शुरुआत के 20 से 25 दिन हमारा मकसद होता है फसल के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो, रूट ग्रोथ हो, हमारे पौधे बढ़वार की ओर चले। तो उस टाइम पे जो पोषक तत्व की जरूरत होती है वो है 19-19-19। जब भी N, P और K का रेशो सेम होगा, चाहे वो 19-19-19 हो या 20-20-20 हो, पौधे विकास करेंगे। तो इसीलिए बढ़वार के लिए आप 19-19-19 करें। अगर बढ़वार ऑलरेडी ज्यादा जा रही है, आप चाह रहे हैं कि बढ़वार थोड़ी सी कम हो, रूट ग्रोथ ज्यादा हो, उसके लिए हम 12-61-0 का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप बढ़वार के लिए ये 2 ग्रेड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, हमारी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, तब फसल को दूसरे न्यूट्रिएंट भी चाहिए। मोस्ट कॉमनली 13-0-45 कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, पोटाश। तो उसके बाद हमारा कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है करीब 25 दिन के ऊपर। अब फर्टिगेशन शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, किसानों का यह भी डाउट रहता है। उसका भी एक फॉर्मूला है। सपोज एक किसान
हफ्ते में 3 बार सिंचाई करता है, इरिगेशन देता है या कहे ड्रिप चलाता है। कुछ किसान 30 मिनट के लिए ड्रिप चलाते हैं, कुछ 45 मिनट के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए। वो आपकी ड्रिप की स्पीड कैसी है, कितनी देर में नमी पहुंच जाती है, उस हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। लेकिन फर्टिगेशन को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जब आप हफ्ते में पहली बार सिंचाई करें, उस दिन आप 19-19 और 12-61 का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं जो फर्स्ट वीक में हमने फॉलो किया था, हमने 2 किलो 12-61-0 और 1 किलो 19-19 का ग्रेड यूज किया। फिर हमने 1-2 दिन के लिए गैप दिया, जब दोबारा सिंचाई करी तो हमने 13-0-45 का प्रयोग किया, 2.5 किलो, कैल्शियम 3.5 किलो और बोरोन 150 ग्राम। फिर से हमने 2 दिन का गैप दिया और तीसरी सिंचाई के अंदर हमने पोटाश लिया और मैग्नीशियम लिया। पोटाश हमने लिया 3 किलो और मैग्नीशियम हमने लिया 2 किलो। तो इस प्रकार से हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल रहा। 25 दिनों के बाद ये फर्टिगेशन शेड्यूल स्टार्ट हुआ था। पहले हफ्ते का ये हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल था। उसके बाद का जो फर्टिगेशन शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं वो ये स्क्रीन पर है। इस हिसाब से आप अपनी क्रॉप के हिसाब से आप इसको फॉलो करेंगे। जैसे जैसे फसल की ग्रोथ बढ़ेगी, फसल की हाइट बढ़ेगी, आपके फर्टिलाइजर की डोज बढ़ती चली जाएगी। ये एक जनरल शेड्यूल है, जरूरी नहीं है कि हर किसान के साथ एप्लीकेबल होगा। कई बार हमें अपनी क्रॉप की सिचुएशन के हिसाब से हम डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है, अगर आपकी फसल की ग्रोथ ज्यादा जारी है तो आप नाइट्रोजन को बंद कर दें, 19-19 को कम कर दें, 12-61 को कम कर दें, आप 0-0-50 को बढ़ा दें, आप 0-52-34 को बढ़ा दें। जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम है आप केवल वो फर्टिलाइजर दें। और अगर आपकी फसल के अंदर ग्रोथ कम है, हाइट कम है, इंटरनोड बिल्कुल मिली हुई है, तो उसके अंदर आप 19-19 भी दें, 12-61-0 भी दें। उसके अंदर आप एक कंप्लीट शेड्यूल चलाएं। अब कुछ मुख्य गलतियां जो किसान करते हैं, वो जो हमने भी की थी, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार जो हमारा वर्कर होता है, हम उसको बोल देते हैं कि ये फलाना फलाना दवाई आप खेत में चला दो। पिछली बार हमने हमारे वर्कर को बोल दिया कि 2 किलो 19-19-19 चला दो ड्रिप में। अब उससे गलती क्या हुई, उसने फोन पे, या तो हमारी गलती रही जो बोलने में, या उसने गलत सुन लिया, उन्होंने 5 किलो दवाई 19-19 का घोल खेत के अंदर चला दी। अब हमें पता नहीं था क्या प्रॉब्लम था, पर अगले ही दिन से खेत के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। फसल एकदम हाइट के ऊपर चल पड़ी। मतलब जो इंटरनोड से इंटरनोड की दूरी होती है वो लंबी लंबी होगी, खीरा लगना बंद हो गया, बिल्कुल फूल आने बंद हो गए, केवल फसल हाइट की ओर चल गई। कुछ ही 15 दिन के अंदर हमारी बेल 6 फुट की होगी थी, उस पे खीरे नहीं लग रहे थे, केवल हाइट की ओर चली गई। कई दिनों के बाद जब हमें पता चला कि उनसे गलती हुई, उन्होंने 19-19 इतनी चलाई थी। तो एक बार अगर इसके अंदर आपसे गलती हुई, फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लॉस होगा। तो स्टार्टिंग से ही आप दवाइयों को, चार्ट को खुद मॉनिटर करें। पर्सनली एक एक डोज को आप पेज पर लिख लिए, चेक करें, कई बार अनजाने में गलती ना हो जाए, क्योंकि खीरे के अंदर आप फिर मुड़ के नहीं देख सकते, आपको नुकसान होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेस्ट एंड डिसीज के ऊपर। खीरे के अंदर मुख्यतः अगर डिसीज की बात की जाए, जब हमारी फसल छोटी होती है, शुरुआत के हफ्ते से 10 दिन के बीच, जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो है डैम्पिंग ऑफ, जिसके अंदर हमारी पौध के तने में फंगस लगती है और वो न्याड़ तोड़ देती है, एकदम से झुक जाती है। ये बड़े स्तर तक डैमेज करने का पोटेंशियल रखती है। आप ध्यान रखें, अपने खेत को रेगुलर मॉनिटर करें। अगर आपको 4 से 5 सीडलिंग में प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप तुरंत डिसीजन ले, एलियट की ड्रेंचिंग ले, और एक बार अगर फसल ठीक हो जाती है, उसकी ग्रोथ और उसकी बढ़वार के लिए आप एक ड्रेंचिंग ह्यूमिक एसिड की करें। दूसरी जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट्स के अंदर, इसके अंदर मेजरली रेड माइट, जिसे हम लाल मकड़ी कहते हैं, थ्रिप्स कह लो, या व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम आती है। तो जनरली व्हाइट फ्लाई के लिए और माइट के लिए बायर कंपनी की ओबेरोन दवाई आती है। थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट काफी अच्छे हैं। आप अपने फील्ड को चेक करें, जब आप लीफ को मोड़ के नीचे की ओर देखते हैं तो उसके ऊपर आपको लाल लाल छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जो रेड माइट के सिम्टम है। वो घूमते और चलते हुए दिखाई देंगे। पत्ते कटोरी के आकार में बुड़ना स्टार्ट होंगे, थोड़े से टाइट और रफ पत्ते हो जाएंगे। ऐसे केस के अंदर आप ओबेरोन का स्प्रे करें 15 ml पर टंकी की डोज से, जिससे आपके पत्ते हरे भरे होंगे और
आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। अगर डिसीज की बात करें, जब समर के अंदर जब हमारी गर्मी बढ़ने लगती है तो इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू नाम से एक डिसीज आती है जो बहुत डैमेज करने का पोटेंशियल रखती है। ऊपर से हमें हल्का पीलापन दिखाई देगा और अगर पत्तों को नीचे से देखेंगे तो हल्का हल्का सफेद इसमें पाउडर की तरह नजर आएगा। ये डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करें, जैसे कि आप एमिस्टार टॉप के नाम से एक फंगीसाइड आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप रेडोमिल गोल्ड के नाम से फंगीसाइड आता है। इन दोनों में से कोई एक फंगीसाइड आप स्प्रे करें, लेकिन इस डिसीज को आने से पहले आपको स्प्रे करना होगा। ज्यादा डिसीज एक बार आ जाती है फिर कंट्रोल नहीं हो पाती। तीसरा जो प्रॉब्लम किसानों को आती है, कई बार हम जाने अनजाने में गलत डोज का स्प्रे कर देते हैं, या कई बार गर्मी ज्यादा हीट स्ट्रेस बन जाता है। जब भी आपके पौधों पर किसी प्रकार का स्ट्रेस हो जाता है, पौधे रुक जाते हैं या फिर पौधों में लगता है कि जान नहीं रही, तो आप स्ट्रेस ब्रेकर हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि टी स्टेंस कंपनी का ग्रीन मिरेकल के नाम से प्रोडक्ट आता है, आप इसका स्प्रे करें। इससे होगा क्या, पौधों के अंदर ऊर्जा आएगी, स्ट्रेस खत्म होगा, पौधे वापिस से खिल उठेंगे। इसकी डोज जनरली 5 ml पर लीटर के हिसाब से किसान यूज करते हैं। अगर 15 लीटर की आपकी टंकी है तो आप 75 से 80 ml की डोज से आप स्प्रे करें, आपके पौधे हरे भरे। सकिंग पेस्ट भी इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है। जब भी रस चूसक कीड़े आपको लगे कि आपके खेत पर अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। 10,000 ppm का अगर नीम ऑयल है तो 15 लीटर की टंकी में 15 ml आप मिला सकते हैं, जिससे पत्तों के ऊपर कड़वापन होगा और रस चूसक कीड़े आपकी फसल को प्रभावित नहीं करेंगे। ये मुख्य सावधानियां आप इस फसल में रखें। एक बार अगर आपकी क्रॉप फ्रूटिंग पर आ जाती है तो आपको हार्वेस्टिंग की कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। जनरली आप इसकी तुड़ाई समय से करें। अगर एक बार आपके खीरे का वजन 150 ग्राम तक पहुंच चुका है तो इस वजन पर हमें खीरा तोड़ लेना चाहिए। अगर हम लापरवाही करेंगे, खीरे का साइज बढ़ेगा, वजन 200 ग्राम से 250 ग्राम होगा, तो वो एक खीरा कम से कम 3-4 फूलों को सुखा देता है, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं, फ्रूट अबॉर्शन कहते हैं। फ्रूट अबॉर्शन का जो सबसे मुख्य रीजन है वो है हार्वेस्टिंग के टाइम की गई लापरवाही। तो आप अपने फ्रूट्स को खेत में ना छोड़ें। जैसे ही 150 ग्राम हो गया, आप अगले दिन का लालच ना करें। अगर आज जितनी भी आपकी पॉलीथीन टूट रही है, आप समय से उसकी तुड़ाई करें और उसको मंडी में भेज दें। तुड़ाई के बाद आप अपने प्रोड्यूस को किसी ठंडी जगह पर स्टोर करें। अगर आपके पास कोई स्टोर हाउस नहीं है तो आप किसी गीले कपड़े से अपनी तुड़ाई को ढक दें, ताकि उसके ऊपर लू और हवा ना लग सके। एक बार अगर खीरे के ऊपर हवा लग जाती है तो उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, जिसके कारण जब आप मंडी में बेचते हैं उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है और फ्रूट जल्दी से खराब हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग की इन कुछ सावधानियों का आप ख्याल रखें और साल 2025 के अंदर हम उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छी प्रोडक्शन लेंगे। और अगर आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।